सैल्ट फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां हौसला ये। मेरा नाम नरगिस सैफ़ी है, मैं खालिद सैफ़ी की वाइफ हूँ। खालिद सैफ़ी जिनको 1 साल से यूएपीए के तहत अरेस्ट करा हुआ है, 3 दिल्ली दंगों के 3 अलग अलग केस लगा दिए हैं, झूठे आरोप लगा के उनको 1 साल से जेल में बिठाया हुआ है। तो मतलब उनकी वो मुस्कुराहट, अच्छा वो मुस्कुराहट जो सबको 14 दिन के बाद दिखाई दी थी ना, वो मुस्कुराहट मुझे उनकी अगले दिन ही सुबह में दिखाई दी थी जब मैं गई थी उनसे मिलने। मतलब मुझे मुस्कुरा के कह रहे थे चल कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, ये सब ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो बिल्कुल। तो उसी तरीके से उनका जो जोश था, उनका जज्बा है, वो सब एक अलग ही लेवल पे है। सभी नागरिकों को समान दृष्टि से देखेंगे। और हम जब दिल्ली दंगे स्टार्ट हुए तो हम लोग यहीं अपने घर में ही थे। दिल्ली दंगों के स्टार्टिंग से ही हम सब परेशान थे कि ये इतना ज़्यादा फैल ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए। हम लोग बहुत परेशान थे, खुद अपने बच्चों को लेकर परेशान थे। तो खालिद बस शुरू से इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से ये रुक जाएं, किसी तरीके से ये ना बढ़े, या जिस दिन हुआ था ये हंगामा उसी दिन ही ठहर जाए। वो अलग अलग लोगों से मिलना, बातें करना कि किसी तरीके से ये सब ख़त्म हो जाए, पर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये किसी ने इसको बढ़ावा दिया हुआ है कि बस होता रहे। नए 25 तारीख को भी हम लोग सीएम हाउस गए थे केजरीवाल साहब से बात करने के लिए कि शायद कुछ हो जाए, शायद वो कुछ कर सकें, इसे रोक सकें, किसी तरीके की कोई फोर्स या कुछ लगा सकें। बट वहाँ पर भी केजरीवाल साहब से मिलने नहीं दिया गया, मेरे हस्बैंड को डिटेन कर लिया। उसके बाद हम अपने घर आ गए क्योंकि मेरे बच्चे भी अकेले थे यहाँ पर। हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर हंगामा होना शुरू हुआ। एक डर फैला हुआ था चारों तरफ कि कुछ यहाँ ना हो जाए, कुछ वहाँ ना हो जाए। हर किसी को अपने घर की परवाह थी। तो इसी तरीके से बस 25 तारीख को अपने घर पे ही रुके रहे, कोशिश कर रहे थे वो किसी तरीके से वहाँ पे जो हालात हो रहे हैं वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाए या वहाँ से मरीज़ निकाल दिए जाएं, हॉस्पिटल्स में आ जाएं, कुछ भी हो सके। बट ऐसा लग रहा था कि कुछ करना ही नहीं चाह रहे। वहाँ पे जो मर रहा है उसको छोड़ दो, जो पड़ा है उसको, जो जिसको चोट लगी उसको ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे हालात हो रहे थे वहाँ पर। तो खालिद कोशिश में लगे हुए थे डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलके कि किसी तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट एम्बुलेंस पहुँच जाए मुस्तफ़ाबाद या जहाँ पर भी इस तरीके के हालात हो रहे थे वहाँ पर, ताकि उनको जो भी मरीज़ हैं या जिनको चोटें लगी हैं, ज़ख्मी थे ज़्यादा, उनको हॉस्पिटल में भेज के उनका इलाज हो सके टाइम पे। यही सब करते करते वो पूरी रात हो गई उनको वहाँ पे। कभी दवाइयाँ भिजवानी हैं, कभी उनको बैंडेज भिजवानी थी वहाँ पर, तो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करवा रहे थे वो डायरेक्ट, पर थे घर पे ही, फ़ोन से ही हो रहा था जो भी कुछ हो रहा था। उनका लास्ट पोस्ट आप देखेंगे कि FB पे भी और ट्विटर पे है कि खालिद सैफ़ी कि अगर एम्बुलेंस या किसी भी चीज़ का आपको ज़रूरत है तो आप इन नंबर पे कॉल करिए। तो ये उनका खुद का लास्ट पोस्ट था 25 तारीख का। 26 तारीख को मॉर्निंग हुआ, सुबह होते ही हमने एक तो वो रात को लेट नाइट सोए थे तो सुबह थोड़ा देर से ही उठते ही नाश्ता करा। तो हमारे यहाँ खुरेजी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हंगामा होना शुरू हो गया। पूरा पेट्रोल पंप खाली कर दिया है इन्होंने, पूरा गिरा रहे हैं। देखो किस तरह से गिरा रहे हैं, सारा का सारा हमारा प्रोटेस्ट तबाह कर रहे हैं। जल्दी देखो, सारे देखो सब लोग। तो इसी तरीके से वहाँ पे 26 तारीख को सुबह में जब यहाँ पे हंगामा होने लगा तो हम भी डर गए। तो मैंने खालिद से भी कहा था, मैंने कहा चलिए कहीं यहाँ से चलते हैं। तो बोले कहाँ जाओगी,
ये तो अभी फैल रहा है, अभी तो हंगामा हो रहा है, इससे अच्छा अपने घर में ही रहो। तो नाश्ता करके फ्री ही हुए थे कि खालिद के पास कॉल आने शुरू हो गए कि खालिद भाई यहाँ आ जाइए प्रोटेस्ट साइट पे, यहाँ पे लोग पुलिस वाले ये तोड़फोड़ मचा रहे हैं, प्रोटेस्ट साइट तोड़ दी है, औरतों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, औरतों को भगा दिया है मार के, यहाँ पे ये लोग हंगामा कर रहे हैं। तो मैंने खालिद को मना भी करा, मैंने कहा आप मत जाइए। तो वो बोले कि अगर मैं नहीं जाऊँगा ना तो शायद मैं अपने आप से नज़र ना मिला पाऊँ। कह रहे हो सकता है कि मेरे जाने से या मेरे उनको बोल के रोकने से उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि रोक लो ये सब, आपको प्रोटेस्ट साइट ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, पर ये सब मत करो जो आप कर रहे हो। कैमरे तोड़ रहे थे वो लोग वहाँ के, जिसका वीडियोज़ आप सब ने देखा हुआ है। तो बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि लोगों ने वीडियोज़ बनाए हुए हैं जो कि वायरल हैं, है ना। तो खालिद जस्ट पहुँचे ही थे, प्रोटेस्ट साइट तक भी नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ उस रोड पे पहुंचे थे। और उस रोड पे पहुंच के उन्होंने देखा कि पुलिस वाले लोगों को मार के भगा रहे हैं। तो वो गए हैं उनसे बात करने के लिए, जा रहे हैं, खुद के पैरों से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से उनको पकड़ा गया है, उठा के ले गए हैं, नहीं, खुद गए थे वो बात करने के लिए। वो जैसे ही जाते हैं उनके हाथ में से उनका फ़ोन छीन लिया जाता है, पावर बैंक में लगा हुआ था फ़ोन, उसको एकदम पुलिस वालों ने फ़ोन छीना है, धक्का मुक्की करी है उनको और उनको सीधा अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। जहाँ से ले गए हैं वहाँ से जगतपुरी थाना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 5 to 7 मिनट्स की दूरी पे है। खुद के पैरों से खालिद वहाँ पे चल के गए। अब जगतपुरी थाने में जाने के बाद से लेके मुझे नहीं पता क्या हुआ। शाम को जस्ट थोड़ी देर बाद ही मेरे पास लोग आए भागते हुए कि खालिद भाई को पुलिस वाले ले गए। मैंने कहा कहाँ ले गए? तो कह रहे उनको पकड़ के ले गए पुलिस वाले। मैंने इमीडिएटली फ़ोन मिलाया उनको। अच्छा, कभी होता है कि डिटेन कर लिया होता है तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता, उस टाइम पे एकदम फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। मेरी घबराहट बढ़ गई। अब मैं पता किससे लगाऊं? हर कोई घबराया हुआ था उस टाइम पे, हर रोड पे लोग एकदम अफरा तफरी मची हुई थी। किससे पूछती, किसको भेजती? बहुत सारे लोगों को बोला कि आप जाके देखो खुरेजी पर, वहाँ पे जगतपुरी थाने पे जाके देखिए कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्यों अरेस्ट करके लेके गए। पर बहुत सारे लोग गए तो उन लोगों ने हमारे वकील भी गए थे, हाँ हमारे वकील भी गए थे जगतपुरी थाना, और जो और लोग इशरा जहाँ को भी अरेस्ट करा था तो उनके वकील भी थे। बट वहाँ पे वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। उनको मारा गया, वहाँ से उनको मार के भगा दिया। जब उनके साथ ये हंगामा हुआ तब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि ये कोई डिटेनिंग नहीं है, ये कुछ बड़ा है, गड़बड़ है। उनकी कोई खबर नहीं आ रही थी, किसी से कुछ पता नहीं लग रहा था। जिन्होंने अरेस्ट करा उन्होंने भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि कहाँ ले गए हैं, किस हाल में हैं, कैसे हैं, मिलने नहीं दिया गया। डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया, और उस टाइम पे उनका हमेशा डायबिटीज़ बढ़ा हुआ रहता था, कुछ नहीं पता चल रहा था। रात को कॉल आता है मेरे पास, थोड़ा लेट हो गया था तो कॉल आया एक अनजान नंबर से कि मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आप कौन? उनकी आवाज़ घबराई हुई सी, ऐसी ना एकदम दर्द भरी आवाज़ थी। कह रहे मैं खालिद बोल रहा हूँ, पहचाना नहीं। मैंने कहा आप कहाँ हैं, कैसे हैं? तो कह रहे ये लोग मुझे मंडोली जेल भेज रहे हैं। मैंने कहा आप ठीक है? तो उन्होंने मुझे तब भी नहीं बताया कि इन्होंने क्या करा, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह भी मौजूद थी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कहने लगे हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कल मिलने आ जाना। अब अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हम लोग मिलने गए, मतलब मैंने अपने शौहर को यहाँ से एकदम ठीक ठाक गए हैं, वो एकदम दोनों पैरों से खुद से चल के, खुद देखा है हमने कि हाँ वीडियो में कि वो खुद से पुलिस वालों के साथ जा रहे हैं, और उनको मैं व्हील चेयर पे आते हुए देखती हूँ। तो आप उस तकलीफ को महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके का वो माहौल रहा होगा। मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई।
उनके हाथों पे निशान थे, डंडों के निशान थे, उनको मारा गया था, उनकी दाढ़ी नोची गई थी। ये चीज़ें वो हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। आगे दाढ़ी के बाल नहीं थे, यहाँ ज़ख़म थे उनके सारे, माथे पे पूरा ज़ख़म था, ऐसे ऐसे खरोचा होने के, आगे के बाल नहीं थे उनके हाथों पे ऐसे निशान थे, उनके हाथ में फ्रैक्चर था, उनके पैरों में दोनों में मसल्स भी डैमेज थे और फ्रैक्चर भी था। तो ये सब चीज़ें देख के मैं एकदम शॉक्ड हो गई। मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। उनके भाई ने उनसे बात करी जो करी, मैं कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं समझ पाई कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस उनको देखती रही फिर वहाँ से बाहर आ गई। पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों करा उन लोगों ने, किस वजह से हुआ। फिर उसके बाद में खालिद से थोड़ी देर बात होती है, 5 मिनट कॉल आने लगा वहाँ से। तो बड़ी हिम्मत कर के मैंने थोड़ा सा इकट्ठा करा, उनसे पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। उन्होंने कुछ बतानी शुरू करी। पर जब उन्होंने अपने वकीलों को एक लेटर भेजा था, उसमें बहुत सारी डिटेल्स थी उनकी, तो वो मैंने पढ़ा। उससे मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि उनको कम्युनल गालियाँ दी गई थी। उनको आधा पौना घंटा कम तकरीबन एक कमरे में बंद करके 8 से 9 पुलिस वालों ने बेइंतहा मारा। उनको एक बाथरूम में लेके गए थे, उनका मुंह बार पानी में डाला जा रहा था और बहुत गंदी गालियां दी जा रही थी कि उन्होंने कहा मैं आपको तो खुद के लिए भी, मतलब खुद बोल भी सोच भी नहीं सकता, इससे भी गंदी गालियां थी वो, और कम्युनल गालियां थी। और उसके बाद उनको वो कह रहे, मेरे को कुछ दिखना बंद हो रहा था, धुंधला हो रहा था सब कुछ, तो मुझे सुनाई दे रहा था। वो कह रहे थे कि उसके ऊपर पेशाब कर। बाकायदा उन्होंने अपना जिप भी खोला था। तो मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने ये हरकत करी थी, तो कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, कर भी दिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ पानी हो रहा था। वो बहुत बदतमीजी पे उतरे हुए थे, यूँ समझ लीजिए कि हैवान बने हुए थे उस टाइम पे वो लोग। तो इतना सब कुछ झेलने के बाद वो इंसान जब 14 दिन के बाद कड़कड़ुमा कोर्ट में मिलता है, तो मतलब उनकी वो मुस्कुराहट, अच्छा वो मुस्कुराहट जो सबको 14 दिन के बाद दिखाई दी थी ना, वो मुस्कुराहट मुझे उनकी अगले दिन ही सुबह में दिखाई दी थी जब मैं गई थी उनसे मिलने। मतलब मुझे मुस्कुरा के कह रहे थे चल कोई बात नहीं, ऐसा ठीक है, ये सब ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो बिल्कुल। तो उसी तरीके से उनका जो जोश था, उनका जज्बा है, वो सब एक अलग ही लेवल पे है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि खालिद को किस वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। सिर्फ सच बोलने के लिए, लोगों का साथ देने के लिए, हक के लिए, अपने लिए, खुद के लिए आवाज़ उठाने के लिए। खालिद अब ठीक है, बेहतर है। बस आप ये समझ लीजिए कि जिसके घर में 1 साल से कोई नहीं, उसका गार्जियन, बच्चों का फादर नहीं होगा, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब हमारे घर एकदम तबासा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। दिन ब दिन हम लोग अपनी हिम्मत जुटाते हैं और वो हिम्मत टूटती जाती है। अब इतना टाइम हो गया, हमें अभी खुद को नहीं पता कि उनको कितने दिन और लगेंगे, या दिन लगेंगे या महीने या साल, हमें खुद को कुछ नहीं पता। हम लोग बस एक दिन अपना कोशिश करते हैं, हर दिन को इस तरीके से जीते कि शायद कल वो दिन होगा कि वो आ जाएंगे, तो नहीं समझ में आ रहा कि कब आएंगे। और ऐसी जगह पे आके फंस गए कि हमें ये खुद को नहीं पता कि हम किससे पूछें या किससे बोलें, क्योंकि हर कोई ऐसा लग रहा है अब कि सिर्फ फायदा उठाने के लिए बैठे हुए। हर किसी का ऐसा लग रहा है देखने में कि हर कोई फायदे के लिए है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी फायदा उठाने के लिए बैठे हुए। और जो लोग जमीन पर रहकर काम करते हैं, अभी मेन जो है सिर्फ वही लोग हैं। पॉलिटिशियंस मेरी नजर में कुछ नहीं है। देखिए, एक लाइन है कि सच परेशान हो सकता है पर छुप नहीं सकता।
ठीक है। और आप जो इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, तो उस पे तो हमें पूरा का पूरा यकीन है, अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, और हमें अपने आप पर पूरा यकीन है कि जब हमने कुछ गलत करा नहीं है तो हम ना तो डरेंगे, ना छुपेंगे, ना कुछ वैसे दबेंगे। एक ना एक दिन हमें इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा, इस बात पे पूरा यकीन है। अभी एक सेकंड बेल, 2 केस में अल्हम्दुलिल्लाह बेल हो चुकी है, एक केस रह गया है ये वाला। जो सेकंड बेल हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है कि जज साहब ने खुद पुलिस वालों को भी डांटा है कि ये ज़बरदस्ती का फंसाया हुआ केस है। तो जिस तरीके से 2 में बेल मिली है तो उम्मीद पूरी है, और ये उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है कि ये तो मैं शायद ही बता पाऊँ कि सच बोलने का सिला मिल रहा है उनको, सबका साथ देने का, मजलूमों का साथ देने का सिला मिल रहा है। शायद ये सरकार, ये लोग, वो एक होता है ना देशद्रोही, जो इन लोगों ने नाम चलाया है, ये आरोप भी वही लगाए हैं देशद्रोह के। तो एक पर्टिकुलर पार्टी ने ना अपने आप को देश बना लिया है, और वो अपने ही बारे में कुछ भी कोई गलत बोलेगा, अगर चाहे वो कोई भी सही, उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको देशद्रोह बोल देते हैं कि आपने देशद्रोह करा है, आपको ये केस लगा के आपको अरेस्ट करवा दिया जाएगा। तो भारत अपने आप, भारत देश नहीं रहा, एक पर्टिकुलर पार्टी ने अपने आप को देश बना लिया है। क्योंकि हमारे देश में तो संविधान पे देश चलता है, बाबा साहेब के संविधान पे देश चलता है। यहाँ पे हर एक कम्युनिटी को एक जैसा समान जगह मिली हुई है। यहाँ पे चाहे वो हिंदू हो वो भी अपनी बात रख सकता है, तो मुसलमान हो वो भी अपनी बात रख सकता है। मीडिया ट्रायल इतना गलत करा गया, हर तरीके से इतना गलत करा गया उनके लिए। मतलब ये तो मैंने सुना था पहले कि झूठ दिखाते हैं फिर बाद में बेगुनाह हो जाते, तो उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं करता। अभी जिस तरीके से खालिद के लिए दिखाया जा रहा है, कल अगर वो बेगुनाह हो जाएंगे, क्या उसी जोर शोर से ये लोग मीडिया में दिखाएंगे?